उसकी नजर फिर धीरे धीरे नीचे खिसकी और उसने मेरे काले स्विमिंग ट्रंक्स देखे। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक सिर झुका लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। उसके कानों के सिरे हल्के लाल हो गए थे। फिर सू छिंग्यू ने अपने गोरे खूबसूरत पैर उठाए और धीरे धीरे हॉट स्प्रिंग में उतर गई। पानी की बूंदें उसकी कॉलर बोन से फिसलती हुई नीचे बह रही थीं। दृश्य बेहद खूबसूरत था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से उसे दो तीन बार और देख लिया। सू छिंग्यू आराम से पूल के किनारे टिक गई। उसके चेहरे का मतलब समझना मुश्किल था। उसने धीरे से कहा, गुओ शिंगचेंग, इधर आओ। जब उसने मेरा नाम पुकारा तो उसकी आंखें और भी ज्यादा मोहक लगने लगी, जैसे बिना कुछ कहे मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ मारा, खुद को संभालने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर हॉट स्प्रिंग की तरफ गया, लेकिन जानबूझकर उससे काफी दूर जाकर बैठ गया। वो इतनी अच्छी थी कि मुझे यहाँ लेकर आई और इधर मेरे दिमाग में बस उसका शरीर घूम रहा था। ये सच में बहुत गलत था। मैंने गहरी सांस ली। जैसे ही मैं पानी में उतरा, गर्म पानी ने पूरे शरीर को घेर लिया। उठती भाप के बीच मेरी सारी थकान और बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगी। मैंने आराम से आंखें आधी बंद कर ली और खुद को रोक नहीं पाया। धीरे से आह भरते हुए बोला, कितना आरामदायक है। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और अचानक हमारी नजरें टकरा गईं। उस पल ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। एक खूबसूरत चिंगारी धीरे धीरे जल उठी। शाम होते होते आसपास रोमांटिक स्टारलाइट्स जल उठी। सुनहरी रोशनी पानी की सतह पर फैल गई। लहरें चमक रही थीं। उस रोमांटिक माहौल ने दिल की धड़कनों को धीरे धीरे और तेज कर दिया। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ऑकवर्ड होकर नजरें हटा ली और थोड़ा और किनारे की तरफ सरक गया। उससे और दूर पानी में हल्की लहरें उठी, लेकिन मैं दो कदम भी नहीं बढ़ पाया था कि सुछिंग्यू अचानक हंस पड़ी। उसकी पलकें हल्के से हिली, होंठ ऊपर उठ गए। इतना दूर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? मेरे मन की बात सीधे पकड़ ली गई थी। मुझे हल्का गिल्टी फील हुआ। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद मैंने धीरे से सिर हिलाया। लड़के और लड़कियों को दूरी रखनी चाहिए। मुझे तुमसे थोड़ा दूर रहना होगा, वरना मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हें छू लूंगा। ये सुनते ही सुछिंग्यू की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने आलसी अंदाज में बस एक शब्द कहा, ठीक है। फिर वो मुड़ी और अपनी पीठ मेरी तरफ कर ली। मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक पीछे से पानी के छपाक की आवाज आई। लड़की ने अपनी तर्जनी उंगली से धीरे से मेरी पीठ को छुआ। उसकी आवाज एक चिड़िया की मधुर धुन जैसी थी। गुओ शिंगचिंग। आवाज सुनकर मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्के से जवाब दिया। मैंने देखा कि सु छिंग्युए का दूसरा हाथ उसके दाएं कंधे पर रखा था, जहां वह दो लेस की डोरियों को पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में धुंधली सी लहरें तैर रही थीं। स्ट्रैप ढीला हो गया है, मेरी मदद करो। उसकी लंबी और घनी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाईं। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैंने नजरें झुका लीं और मेरी निगाह उस पर टिक गई। स्विम सूट का डिजाइन ऐसा था कि दोनों तरफ ऑफ शोल्डर स्ट्रैप्स थे। अगर उनमें से एक भी खुल जाता तो काफी हिस्सा दिखाई देने लगता। मेरा गला सूख गया। मेरी आंखों में उफनती लहरें छिपी हुई थीं। स्विम सूट के बाहर की सफेद पतली परत पानी पर तैर रही थी, कभी दिखती कभी छिप जाती, जिससे दिल और भी बेचैन हो उठता। सुछिंग्युए ने फिर धीरे से कहा, जल्दी आकर मदद करो। काफी देर बाद मैं आखिरकार हिला। धीरे धीरे उसके पीछे जाकर मैंने उन दो सफेद लेस की डोरियों को पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने बर्फ जैसी सफेद त्वचा का बड़ा हिस्सा दिखाई दिया, जो बिना किसी दाग के जेड पत्थर जैसी लग रही थी। वह दृश्य आंखों को गहराई से झकझोर रहा था। मेरी उंगलियां भी बेकाबू होकर कांपने लगी। सु छिंग्युए ने धीरे से याद दिलाया, बस ऐसे ही एक बो बांध दो। मैं थोड़ा झुक गया। ठीक है, बहुत धीरे। चांदनी रात में एक पुरुष और एक महिला गर्म पानी के झरने में डूबे हुए थे। भाप ने आसपास का दृश्य धुंधला कर दिया था। सु छिंग्युए लगातार मेरी गर्म सांसों को अपनी गर्दन के पीछे महसूस कर रही थी। शायद बढ़ते पानी के तापमान की वजह से उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा और उसका दिल भी तपने लगा। ये जाहिर तौर पर बस कुछ सेकंड की बात थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे एक पूरी सदी गुजर गई हो। मैंने होंठ भींच लिए। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई छोटा हिरण बेकाबू होकर दौड़ रहा हो। मैंने सू छिंग्युए के लिए एक परफेक्ट बो बांध दिया, बिना उसे जरा भी छुए। फिर मैं एक कदम पीछे हट गया। दिल की गर्मी को दबाते हुए मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई। बंद गया। सु छिंग्युए ने भी राहत की सांस ली और मेरी तरफ मुस्कुराई। उसके गालों पर बने दो डिंपल देखकर मेरा दिल मीठी खुशी से भर गया।
हॉट स्प्रिंग से निकलने के बाद पूरा शरीर गर्माहट से भर चुका था। दिल में भी एक मीठी सी खुशी समा गई थी। शाम के करीब मैंने अपने ऊपर एक मोटा बाथरोब लपेटा और पानी से बाहर आ गया। फिर पास के सेल्फ सर्विस काउंटर पर कुछ मिठाइयाँ लेने चला गया। सुछिंग्युए भी मेरे बिल्कुल पास पास चल रही थी। मैं जो भी चीज उठाता, सुछिंग्युए भी वही उठाकर खाने लगती। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हों। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहद करीबी और प्यार में डूबा हुआ युवा कपल। यह दृश्य दूर खड़े कुछ लोगों की नजरों में आ गया। एक लड़की ने हैरानी से आंखें बड़ी कर लीं, जल्दी से अपना फोन निकाला, एक फोटो खींची और उसे यांग यूटिंग को भेज दिया। क्या ये गुओ शिंगचेंग और सुछिंग्युए नहीं है? ये दोनों सच में अकेले हॉट स्प्रिंग पर आए हैं? एक आलीशान विला में महंगे यूरोपियन स्टाइल झूमर की हल्की सफेद रोशनी उस लड़की को ढके हुए थी। वह बिना किसी भाव के अपने लैपटॉप पर पीपीटी बना रही थी। काफी देर बाद यांग यूटिंग ने फोन स्क्रॉल किया और अचानक वीचैट पर आया संदेश देखा। उसी पल उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। उसने अविश्वास से फोटो खोली। एक पुरुष और एक महिला की परछाई उसकी आंखों में उतर गई। उन दोनों के बीच का माहौल बेहद करीबी और मधुर लग रहा था। लड़की की मुस्कुराती आंखें सिकुड़ गई थीं। वह बेहद प्यारी लग रही थी। लड़के के होंठों पर भी हल्की मुस्कान थी। उसकी नजरें उसकी तरफ किसी धुंधले सपने जैसी मोहक थीं। सुछिंग्युए और मैं सचमुच किसी प्यार में डूबे कपल जैसे लग रहे थे। यांग यूटिंग ने जोर से अपना फोन मेज पर पटक दिया। एक पल में ही उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर तूफान उमड़ पड़ा। मैं और सू छिंग्युए साथ में अम्यूजमेंट पार्क गए, साथ में के टीवी में बर्थडे मनाया और अब तो अकेले हॉट स्प्रिंग तक आ गए थे। यांग यूटिंग के हमेशा ठंडे और घमंडी चेहरे पर अचानक थकान दिखाई देने लगी। उसे अचानक घबराहट महसूस हुई, जैसे उसने अनजाने में कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। काफी देर बाद उसने मुश्किल से अपने दिल की कड़वाहट को दबाया। जब यांग यूटिंग ने फिर सिर उठाया, उसकी आंखों में दोबारा आत्मविश्वास और यकीन चमक रहा था। शिंग चेंग आखिर सू छिंग्युए को कैसे चुन सकता है? हॉट स्प्रिंग एरिया में एक समझदार स्टाफ सदस्य हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। उनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन स्वाद बेहद अनोखा था। उस ड्रिंक का नाम और भी अनोखा था, हार्ट बीट सिग्नल। मैंने बोतल उठाई, धन्यवाद कहा और एक बड़ा घूंट लिया। मीठा और खट्टा स्वाद जिसमें हल्की शराब की महक मिली हुई थी, पहली ही घूंट से नशे जैसा एहसास दे रहा था। कुछ ही मिनटों में मेरा सिर चकराने लगा। आंखें धीरे धीरे धुंधली और मदहोश सी हो गईं और चेहरा बेकाबू होकर लाल पड़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त अचानक मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं सु छिंग्यू की पतली कमर को बाहों में भर लूं और उसकी लंबी गोरी टांगों को छू लूं। उसी समय सु छिंग्यू को शायद एहसास हो गया कि मेरी हालत ठीक नहीं है। वह अचानक पंजों के बल खड़ी होकर मेरे चेहरे के करीब झुक आई। उसके शरीर से हल्की खुशबू आ रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में सुन्न कर देने वाले अंदाज में गूंजी, तुम्हें क्या हुआ है? आज वह हमेशा से भी ज्यादा मोहक लग रही थी। मैंने अपने सामने करीब आती उस खूबसूरत चेहरे को देखा। घबराकर मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ। मेरा सिर घूम रहा था, आंखों के आगे तारे चमक रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए पास के वॉशरूम तक पहुंचा और चेहरे पर जोर से ठंडा पानी मारा। हल्की सांस छोड़ते हुए मैंने शीशे में खुद को देखा। कुछ तो गलत था, सिर बहुत ज्यादा घूम रहा था। मैंने गहरी सांस ली और वॉशरूम से बाहर निकल आया। अगले ही पल कोने से एक काली परछाई अचानक निकली और झाड़ू का डंडा पूरी ताकत से मेरे सिर पर दे मारा। मेरी आंखों के आगे तुरंत अंधेरा छा गया और मैं कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस ड्रिंक में अल्कोहल बिल्कुल भी कम नहीं था, वरना मैं इतना बेसुध नहीं होता। तभी सामने वाले ने कहा, गुओ शिंगचिंग। तब जाकर मैंने साफ देखा कि मुझे घसीटने वाली कौन थी। मेरी आंखें धीरे धीरे फैल गईं। सोंग शिन्यू, ये वो है? सोंग शिन्यू की आंखें चमक उठी। उसने जोर से मेरा मुंह दबाया और मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, यांग यूटिंग तो बस बर्फ का ठंडा टुकड़ा है। उसमें ऐसा क्या है जो उसे पसंद करो? गुओ शिंगचिंग, मेरा आदमी बन जाओ, बाद में मुझसे शादी कर लेना। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिस तुम्हें जिंदगी भर दौलत और ऐशो आराम की गारंटी देती है। मैं पूरी तरह नशे में था। दिमाग सुन्न पड़ चुका था। पूरे शरीर में ताकत नहीं बची थी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं बेहद खतरनाक हालत में हूँ। मैंने बिना हिचक अपने होंठ को जोर से काट लिया। खून की गंध और फैलते दर्द ने मुझे थोड़ी होश में ला दिया। जैसे ही सामने वाली थोड़ी ढीली पड़ी, मैंने पूरी ताकत से उसके पेट पर लात मार दी। वह वार तेज और सटीक था। फिर मैं तुरंत भाग निकला। भागते हुए जोर से चिल्लाया, सु! लेकिन मैं नाम पूरा भी नहीं बोल पाया था कि अगले ही पल वह जानी पहचानी आकृति मेरी आंखों के सामने
गई। सु छिंग्यू रोशनी के बीच से मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए आसपास की हर चीज खुद ब खुद रास्ता छोड़ रही हो। उस पल मैं आखिर खुद को रोक नहीं पाया और उसे कसकर बाहों में भर लिया। धीरे से बुदबुदाया, सु छिंग्यू, ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? हर बार जब भी मैं खतरे में होता हूँ तुम तुरंत मेरे सामने आ जाती हो। सु छिंग्यू की आवाज चिंता से भरी हुई थी। मैं यहाँ हूँ, अच्छे बच्चे की तरह शांत रहो, बस एक पल मेरा इंतजार करो। मेरा सिर भारी था, चेतना धुंधली पड़ रही थी, आंखें अपने आप बंद होने लगी। मुझे बस हल्की हल्की लड़ाई की आवाजें सुनाई दी और तुरंत बाद सोंग शिन्यू की दर्द भरी चीख गूंज उठी। सु छिंग्यू के लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बेहद मुश्किल हो गया था। सु छिंग्यू ने सोंग शिन्यू के सिर को पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। ठक ठक ठक, टकराने की तेज आवाजें लगातार गूंजने लगीं। सोंग शिन्यू दर्द से जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उसके माथे से लगभग खून निकलने लगा था और वह घबराकर लगातार दया की भीख मांग रही थी। सु छिंग्यू अपनी भावनाओं को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की? मरना चाहती हो क्या? उसी समय एक लड़की पेड़ के पीछे खड़ी सब कुछ देखकर स्तब्ध रह गई। उसने चुपके से अपना फोन कसकर पकड़ा और धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। भागते हुए उसने अभी अभी रिकॉर्ड किया गया वीडियो यांग यूटिंग को भेज दिया, खासकर वे चौंका देने वाली बातें। यांग यूटिंग तो बस बर्फ का ठंडा टुकड़ा है, उसमें ऐसा क्या है जो उसे पसंद करो? क्या सोंग शिन्यू गुओ शिंगचिंग से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती थी? तो फिर वो चुपके से उसे प्यार करती है? और सबसे बड़ी बात, उसने यूटिंग को भी बुरा भला कहा। क्या वो पोकर फेस वाली लड़की पागल हो गई है? लड़की इतनी हैरान थी कि उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अब उसे समझ आया कि आज सोंग शिन्यू इतनी अजीब क्यों बर्ताव कर रही थी। उसकी नजरें लगातार गुओ शिंगचिंग पर टिकी हुई थी। जिज्ञासा में उसने उनका पीछा किया था, लेकिन जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। रात के 11:30 बजे। घना काला अंधेरा पूरे आसमान को निगल चुका था। मैंने काफी तेज शराब पी ली थी, नशे और उनींदेपन में डूबा हुआ था। जब मैंने धुंधली हालत में धीरे धीरे आंखें खोली तो पाया कि मैं एक बड़े और मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। कंबल बहुत अच्छी तरह से ओढ़ाया गया था, कहीं से भी हवा अंदर नहीं जा रही थी। कुछ पल बाद एक परिचित आवाज धीरे से मेरे कानों में उतरी, जिसमें कोमल अपनापन भरा था। जाग गए? सु छिंग्यू कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास बैठी हुई थी और बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। पता नहीं वह कब से मेरे पास बैठी थी। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ गंभीरता से देखा, धीरे से सिर हिला दिया। सु छिंग्यू ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखती रही। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। पूरा कमरा खामोशी से भरा हुआ था। मैंने आंखें झपकाईं और थोड़ा करीब झुककर उसे जिज्ञासा से देखने लगा। मेरे सामने बैठी महिला थोड़ी सख्त लग रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई जादू था जो मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा था। काफी देर बाद मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट का किनारा हल्के से पकड़ लिया और सावधानी से कहा, गले लगोगी? नशे की वजह से मेरी आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी। महिला एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई और ठिठक गई। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से बोला, क्या बाद में मुझे गले लगा सकती हो? इस बार सु छिंग्यू ने साफ सुन लिया। उसने होंठ भींचे और धीरे से मुझे बाहों में भर लिया। उसकी हरकतें बेहद सावधान और नरम थीं। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपना सिर उसकी छाती से लगाकर छिप गया। उसकी बाहें बहुत गर्म और आरामदायक थीं। मेरी गर्म सांसें जैसे धीरे धीरे उसके शरीर का हिस्सा बनती जा रही थीं। मैंने उसकी कमर को बाहों से घेर लिया और उसके आलिंगन में हल्के हल्के रगड़ने लगा। कभी कभी सिर भी उसके शरीर से सटाकर ऐसे रगड़ता जैसे कोई छोटा जानवर प्यार जता रहा हो। सु छिंग्यू ने सिर झुकाकर मुझे अपनी बाहों में थाम रखा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मुद्रा कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हो रही है। उसने धीरे से मुझे थोड़ा अलग किया, फिर खुद को रोक न पाकर बोली, गो शिंगचिंग, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं बड़े बिस्तर पर हल्का हल्का डोलता हुआ बैठा था। चेहरे पर पूरी मदहोशी छाई हुई थी। मैंने धुंधली आंखें नीचे कर लीं और सिर टेढ़ा कर लिया, बिना कुछ कहे। सु छिंग्यू की नजरें काफी देर तक मुझ पर टिकी रहीं। आखिरकार उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। जैसा सोचा था, नशे में इंसान शायद उसे बिल्कुल याद नहीं रख पाता। अचानक मैंने लड़खड़ाते हुए उसकी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। मेरी आवाज में हल्की बेचैनी थी। मुझे पता है सु छिंग्यू की आंखों में हल्की चमक कौन थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और पूछा, मैं कौन हूँ? उसकी पलकें कौए के पंखों की तरह हल्के से कांप रही थीं। दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहा था। नशे में डूबा मैं थोड़ा भोला और प्यारा लग रहा था। मैंने धीरे धीरे कहा, मेरी पत्नी। सु छिंग्यू की सांस अचानक रुक गई। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया।
काफी देर बाद तेज धड़कनों के बीच उसने मुश्किल से अपनी आवाज सुनी। क्या? मैं पूरी तरह धुंधली हालत में उसे देख रहा था। चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई। कमजोर आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? सुछिंग्यू सामने बैठे इस मुसीबत की जड़ को घूरती रही। मैंने निराश चेहरा बना लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से हामी भरी। हूँ। यह सुनते ही मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। मेरी आंखों में चमकते तारों जैसी रोशनी फैल गई। वाइफी। मेरी आवाज नरम और प्यार से भरी थी। आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें एक राज बताऊं? सुछिंग्यू ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज सामान्य ही रही। बताओ। मैंने 2 बार सिर हिलाया, जैसे नाराज हो गया हूं। थोड़ा पास आओ, धीरे से बताएंगे। किसी और को सुनने मत देना। हालांकि कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था, फिर भी सुछिंग्यू झुककर मेरे चेहरे के करीब आ गई। तुरंत उसने मुझे धीमी आवाज में कहते सुना, सुछिंग्यू, पिछले जन्म में भी हम साथ थे। हम पति पत्नी थे, शादी के सर्टिफिकेट वाले। हर एक शब्द सुछिंग्यू के दिल को हिला रहा था। उसे सामान्य होने में काफी समय लग गया। हैरानी और खुशी के बाद उसने सिर झुका लिया और कड़वी मुस्कान हंस दी। उसे लगा जैसे वह बस किसी कल्पना में खो रही हो। पिछला जन्म, अगला जन्म, कैसी बेकार बातें कर रहे हो? सुछिंग्यू ने हल्की सांस छोड़ी, लेकिन उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। चाहे ये सिर्फ मेरा सपना ही क्यों ना हो, वह फिर भी बेहद खुश थी। लेकिन पता नहीं मुझे अचानक क्या याद आया कि मेरा मूड तुरंत गिर गया। मैंने कंबल कसकर पकड़ लिया। आवाज भी धीमी होती गई। लेकिन शादी के बाद तुम बहुत बुरी थी। हमेशा मुझ पर सख्ती करती रहती थी। मैंने नाराजगी से शिकायत की, जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। सुछिंग्यू ने मेरा बेचारा और दुखी चेहरा देखा। उसका पूरा शरीर अचानक सख्त हो गया। उसके डरावने बचपन की यादें अचानक दिमाग में लौट आईं। उसका घटिया पिता छोटी सी बात पर भी उसे थप्पड़ मारता था, यहाँ तक कि रसोई के चाकू से धमकाता भी था। सबसे बुरी बार तो उसकी टांग तक तोड़ दी गई थी। उसकी माँ भी खून से लथपथ जख्मों से भरी रहती थी। हालांकि वह कमीना अब मर चुका था, लेकिन जो साया कभी सू छिंग्यू के दिल पर छाया था, वह आज तक पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। सू छिंग्यू ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अतीत के सारे दर्द को फिर से दिल की गहराइयों में दबा दिया। काफी देर तक वह चुप रही, फिर धीरे से बोली। उसकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। मैं तुम्हें भला कैसे तंग कर सकती हूँ? सुछिंग्यू को आखिर तक इनकार करते देखकर मैं और भी नाराज हो गया। मैंने उसे घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, तुमने किया था। सुछिंग्यू बेबस होकर चुप हो गई। मैंने धीरे धीरे सिर उसकी तरफ रगड़ा, जैसे मन में कोई शरारत छिपाए बैठा हूँ। फिर खुद की तरफ उंगली दिखाकर गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, मैं एक छोटा विलेन हूँ। अब मैं तुम्हें तंग करना चाहता हूँ। सुछिंग्यू आलस से कुर्सी पर पीछे टिक गई। वह मुझे देखते हुए हल्का मुस्कुराई। आंखों में उत्सुकता थी। तो ये छोटा विलेन मुझे कैसे तंग करना चाहता है? बिस्तर पर बैठा मैं पलकें झपकाता रहा। सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे साफ शरारत और बुरे इरादे छिपे थे। क्या तुम थोड़ा और पास आ सकती हो? सु छिंग्यू को लगा कि उसे पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर उसके दिल से ज्यादा ईमानदार था। अनजाने में वह धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। मैं भी थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ सरकने लगा। फिर बाद में तुम्हें अच्छे से रहना होगा, हिलना मत। सु छिंग्यू ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके और करीब गया। सु छिंग्यू अब बिल्कुल पास थी। मेरी नजर उसके मुलायम गुलाबी होठों पर जा टिकी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद उन्हें हल्के से छूने लगी, जैसे बहुत समय से उन्हें छूना चाहता था। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। सुछिंग्यू बस मुझे देखती रही। नशे में मैं सिर्फ विलेन ही नहीं था, थोड़ा विकृत भी हो गया था, खासकर इस हालत में। सुछिंग्यू ने धीरे से मेरा हाथ हटाया और थोड़ा दूर हो गई। मेरी उंगलियां हवा में ही रुक गईं। मैंने धीरे से हाथ वापस खींच लिया। चेहरे पर दुखी भाव उभर आए। मुझे छूने क्यों नहीं देती? क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती? प्यार ने सुछिंग्यू का दिमाग भी उलझा दिया था। वह कुछ पल के लिए असली मुद्दा ही भूल गई। उसने मेरे बैग से सफेद कपड़ों का एक सेट निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। पहले खुद कपड़े पहन लो। इतना कहकर वह मुड़कर बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई। उसके हाथ में गर्म शहद वाला पानी था। ये पक्का करने के बाद कि मैंने कपड़े पहन लिए हैं, वह पास आई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और बेबस होकर हल्का हंस दी। कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उल्टे पहन लिए हैं। उसने धैर्य से कप मेरे हाथ में पकड़ा दिया। पी लो, फिर सो जाना। शहद वाला पानी पीने से शराब के बाद की तकलीफ कम होती है, सिर दर्द भी कम होगा। मैंने सिर झुकाकर गिलास उठा लिया। पीने के बाद दिल में हल्की गर्माहट फैल गई। बिस्तर पर लेटते ही पूरा शरीर आराम महसूस करने लगा। मैंने थकी हुई आंखें रगड़ी और जम्हाई ली। असल में मुझे काफी देर से नींद आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था
और उससे दूर जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं करवट लेकर बिस्तर पर लेटा रहा और सु छिंग्यू की तरफ देखता रहा। काफी देर तक हिचकिचाता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर रुक जाता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। काफी देर बाद सु छिंग्यू शायद मेरी सारी हरकतें समझ गई। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से पूछ बैठी, क्या कहना चाहते हो? मेरी आंखें धुंधली थीं, पूरा शरीर अब भी नशे में डूबा हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, सु छिंग्यू, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने सावधानी से सिर उठाया और उम्मीद और घबराहट भरी नजरों से उसके चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वह चुप रही, जैसे वह किसी चीज को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई, इतनी शांत कि डर लगने लगे। समय सेकंड दर सेकंड बीतता रहा। सु छिंग्यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उंगलियों के जोड़ तक सफेद पड़ गए थे। उस पल उसके दिल में अचानक एक तीव्र इच्छा उठी कि वह मुझे अपने दिल में छिपे सारे राज बता दे। 10 साल से ज्यादा समय से दिल में दबा हुआ एकतरफा प्यार, सारी कड़वाहट, सारी तड़प, सब कुछ मेरे सामने उंडेल दे। लेकिन मैं नशे में था। क्या सुबह जागने के बाद मुझे ये सब याद भी रहेगा? सु छिंग्यू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उस एक पल में उसने जाने कितनी बातें सोच ली। आखिरकार उसने हार मान ली और बेबस होकर सिर झुका लिया। यांग यूटिंग की वजह से एक समय ऐसा भी आया था जब मैं उससे दूर हो गया था। वह सिर्फ असहाय होकर मुझे खुद से दूर जाते हुए देख सकती थी। इसीलिए अब वह दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं कंबल में सिकुड़ कर उसे देखता रहा। फिर धीमी, लगभग टूटती हुई आवाज में पूछा, सु छिंग्यू, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? थोड़ा सा भी नहीं? थोड़ा सा भी नहीं? मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सा ही काफी है। आखिरकार सु छिंग्यू ने सिर्फ गहरी सांस ली। उसके दिल में अनगिनत उलझी हुई भावनाएं उमड़ रही थीं। काफी देर बाद वह धीरे से बोली, बहुत देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। गुओ शिंगचिंग, गुड नाइट। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि सु छिंग्यू जानबूझकर मेरे सवाल से बच रही है। एक पल में उदासी और निराशा की अनगिनत भावनाएं दिल में उलझ गईं। सु छिंग्यू मुड़ी और बगल वाले होटल रूम की तरफ चलने लगी। जब उसने मेरी तरफ पीठ की, उसकी आंखों में अकेलापन और मायूसी की कुछ और परतें उतर आईं। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। अचानक उठकर पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। क्या तुम्हें भी अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या तुम मत जाओगी? सु छिंग्यू मुड़ी और मुझे शांत करने लगी। तुम सच में बहुत नशे में हो। मैं जा नहीं रही। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। मैं वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। फिर छोटे जानवर की तरह धीरे धीरे साइड में खिसकने लगा, थोड़ा और थोड़ा। आखिरकार मैंने बिस्तर पर बहुत बड़ी जगह खाली छोड़ दी। फिर उम्मीद भरी आंखों से उसे देखा, तो आज रात यहीं मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? समय जैसे अचानक रुक गया। सु छिंग्यू का दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। उसे काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया देते ना देखकर मैंने उसका हाथ हल्के से हिलाया और ईमानदारी से कहा, तुमने कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह भी गर्म कर दी है। यहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर है, तो जाहिर है हमें साथ सोना चाहिए। सु छिंग्यू का ठंडा चेहरा फिर से थोड़ा गहरा पड़ गया। नहीं, उसने बहुत दृढ़ता से मुझे मना कर दिया। मैं 2 सेकंड तक स्तब्ध रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हुआ हो। वह बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आवाज छोटी लेकिन कांपती हुई थी। मैं यहीं बैठकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, सिर टेढ़ा करके गोल गोल आंखों से उसे देखता रहा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। सु छिंगयू उठी और कमरे की लाइट बंद कर दी। अब कमरे में सिर्फ एक हल्की गर्म पीली नाइट लाइट बची थी। वह फिर बिस्तर के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। इस बार उसकी आवाज में थोड़ा दुलार था। अब सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं मुलायम तकिए पर लेटा और आंखें रगड़ी। फिर धीमे से बोला, लेकिन जब मैं सो जाऊं तो चुपके से चली मत जाना। सु छिंग्यू ने हल्के से जवाब दिया, नहीं जाऊंगी। ये पक्का जवाब सुनते ही मैंने संतोष से आंखें बंद कर ली। गहरी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सोंग शिन्यू बुरी तरह नशे में थी। उसे इतना पीटा गया था कि उसकी हड्डियां तक टूट गई थीं। नाक से खून बहते बहते उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। लेकिन वह 2 कदम भी नहीं चल पाई थी कि धड़ाम, एक भारी मुक्का सीधे उसकी नाक की हड्डी पर आकर लगा। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि अगले ही पल उसके घुटने पर जोरदार लात मारी गई। टूटती हड्डियों की आवाज साफ गूंज उठी। दिल चीर देने वाला दर्द उसकी हड्डियों की मज्जा तक उतर गया। गरम खून की धार सोंग शिन्यू की नाक से बह निकली। उसे मजबूर होकर घुटनों के बल जमीन पर गिरना पड़ा। उसने गुस्से में सिर उठाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। जटिल भावनाएं पूरे शरीर में फैल गई। यांग यूटिंग ऊपर से उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी।
यांग परिवार के नियम बेहद कठोर थे। परिवार के उत्तराधिकारी को हमेशा पूर्ण और शांत बने रहना पड़ता था। अपनी भावनाएं कभी किसी को दिखाने की अनुमति नहीं थी। खुशी हो या गुस्सा, सब कुछ भीतर छिपा कर रखना पड़ता था। इसीलिए यांग यूटिंग हमेशा बर्फ जैसी ठंडी दिखाई देती थी। उसके पास बस दिल दहला देने वाली खूबसूरती थी। लेकिन इस समय उसकी आंखों में उबलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उन पर ताजे खून की अनगिनत बूंदें बिखरी हों। सोंग शिन्यू डरकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन यांग यूटिंग ने उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बोलो। सोंग शिन्यू पहले से ही शराब के नशे में थी, इसलिए उसने दिल की सारी बातें उगल दी। वैसे भी तुम कभी मानती नहीं, उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। तो अगर मैं उससे शादी करना चाहूँ तो क्या हुआ? मैं थोड़ा उसके साथ खेल लूँ तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यांग यूटिंग ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। उसकी पांचों उंगलियां कसती चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उसे गला घोंट कर मार देना चाहती हो। फिर उसने मुट्ठी भींचकर लगातार घूंसे मारने शुरू कर दिए। एक के बाद एक वार सीधे सोंग शिन्यू के चेहरे पर पड़ रहे थे। उसकी आवाज हड्डियां जमा देने जितनी ठंडी थी। मैं अंकल से बात करूंगी। तुम्हें देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। सोंग शिन्यू का गला दब चुका था। उसे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। घुटन के बीच वह जमीन पर गिर पड़ी। पूरा चेहरा खून से लथपथ था। 10 साल से ज्यादा समय से दबा हुआ गुस्सा, अपमान और शिकायतें, ऊपर से शराब का असर, सब कुछ इसी पल फट पड़ा। सोंग शिन्यू जमीन पर पड़ी अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी आवाज बेहद तीखी थी। यांग यूटिंग, तुम्हारे अंदर सच में भावनात्मक समस्याएं हैं। तुम सच में बहुत घटिया औरत हो। जिसने हमें इशारों इशारों में गुओ शिंगचेंग का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने दिया, वो तुम थी। जिसने उसे उम्मीदें दी लेकिन कभी जवाब नहीं दिया, वो भी तुम थी। अब कैसी गहरी मोहब्बत का नाटक कर रही हो? ये शब्द सुनते ही यांग यूटिंग को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गई हो। उसका चेहरा पूरी तरह जम गया। सोंग शिन्यू पागलों की तरह हंसती रही और हर शब्द चिल्लाकर बोलती रही। बचपन से लेकर आज तक हर किसी को तुम्हारे पीछे भागना पड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे पास एक भी सच्चा दोस्त नहीं है। कोई भी तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है। अगर तुम यांग परिवार की बड़ी बेटी ना होती तो कौन तुम्हारी तरफ देखता? गहरी रात पूरी तरह शांत थी। ठंडी हवा की सरसराहट तक साफ सुनाई दे रही थी। सोंग शिन्यू की आवाज लगातार यांग यूटिंग के कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने लाउड स्पीकर लगाकर उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराना शुरू कर दिया हो। यांग यूटिंग ने अपनी हल्की लाल आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा और गहरा पड़ गया। फिर उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, गुओ शिंगचेंग मुझे पसंद करता है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं। सोंग शिन्यू ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी। वह व्यंग्य से हंसी। तो क्या हुआ? अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। यांग यूटिंग ने तुरंत ठंडे स्वर में जवाब दिया, नामुमकिन। उसे छोड़ने वाली सिर्फ मैं हो सकती हूँ। लेकिन उसी पल एक ऐसी कड़वाहट उसके दिल में उठी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह ठंडी हवा में अकेली सड़क पर चल रही थी। उसकी परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। वह बेहद अकेली और खोई हुई लग रही थी। यांग यूटिंग का सिर दर्द और बढ़ता जा रहा था। वह कमजोर होकर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। एक पल के लिए पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। पिछले जन्म की यादें पागलों की तरह उसके दिमाग में उमड़ने लगी, एक एक करके। धीरे धीरे वे उसकी चेतना को निगलने लगी। दृश्य ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। अचानक उसका दिमाग एकदम रुक गया। यांग यूटिंग की आंखों में अविश्वास भर गया। अगले ही पल उसकी नजरें फिर साफ हो गईं। उसके चेहरे की ठंडी परतें धीरे धीरे पिघलने लगीं। शुरुआती घबराहट और बेचैनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। पिछले जन्म में मैंने इतने सालों तक उसका पीछा किया था। मेरे दिल और आंखों में सिर्फ वही थी, तो मैं अचानक इतनी आसानी से उसे छोड़ कैसे सकता था? यांग यूटिंग ने अपने लाल होंठ कसकर भींच लिए। उसने मन ही मन तय कर लिया, ये आखिरी परीक्षा होगी। रात के 1:30 बजे मैंने फिर वही सपना देखा। बचपन में मुझे गांव वापस भेज दिया गया था। दादी ने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था। मैं अचानक घबराकर जाग गया और गहरी सांस ली, लेकिन दिमाग अब भी धुंधला था। मैं पूरी तरह होश में नहीं आया था। मैंने आदतन सिर घुमाकर अपने पास सू छिंग्यू को ढूंढा, लेकिन वह कुर्सी खाली थी। सू छिंग्यू का कहीं कोई निशान नहीं था। मैं एकदम जम गया। वह फिर भी मेरे सो जाने के बाद चुपके से चली गई थी। एक पल में मेरा पूरा दिल कड़वाहट और सुन्नपन से भर गया। इतना दर्द हुआ कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मैंने निराश होकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। सुछिंग्यू, क्या अब तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं रही? तभी अचानक दरवाजे के पीछे से सू छिंग्यू की आवाज आई, गुओ शिंगचेंग, मैं यहीं हूँ। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा।
जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो। फिर धीरे धीरे होश में आया। आवाज की दिशा में मैं कदम दर कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। दरवाजा बंद नहीं था। जैसे ही धक्का दिया, वह तुरंत खुल गया। मैं 2 सेकंड के लिए फिर से जम गया। फिर गंभीरता से सोचने का नाटक करते हुए जिज्ञासा से अंदर सिर झांक दिया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सु छिंग्यू बुरी तरह चौंक गई। वह जल्दी जल्दी अपनी पैंट ऊपर खींचने लगी। उसके कानों की नोक तुरंत लाल हो गई। गुओ शिंग चेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं धीरे धीरे होश में आया और 2 बार पलकें झपकाई। फिर मासूमियत से बोला, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। नशे में डूबा मैं साफ तौर पर बिल्कुल तर्कहीन और होश से बाहर था। सुछिंग्यू कुछ पल के लिए पूरी तरह निशब्द रह गई। वह ठिठक गई, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो क्या करे। इस घटना ने एक सच्चाई साबित कर दी। लड़कियों को बाहर जाते समय दरवाजा जरूर लॉक करना चाहिए, ताकि खुद की अच्छी तरह सुरक्षा कर सकें। हाथ धोने के बाद सुछिंग्यू मुझे वापस बिस्तर पर ले आई और कंबल अच्छी तरह ओढ़ा दिया। फिर वह बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन मैंने उसका दूसरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी जिद ने मुझे जकड़ लिया हो। सुछिंग्यू ने अपनी तर्जनी उंगली उठाकर हल्के से मेरे गाल को दबाया। मुलायम गाल अंदर तक धंस गया। वह तुरंत गहरी सांस लेकर अपना हाथ पीछे खींच गई। मैं कंबल में सिकुड़कर लेटा रहा और धीमी आवाज में बोला, सुछिंग्यू, मुझे लगा तुम्हें भी अब मेरी जरूरत नहीं रही, क्योंकि किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। कुछ बुरी यादें अचानक फिर से उभर आईं। ऐसा लगता था जैसे मैं हमेशा से ही बदकिस्मत इंसान रहा हूं। थोड़ा निराश होकर मैं करवट बदलकर वापस सोने लगा। लेकिन ठीक जब मैं दोबारा नींद में डूबने वाला था, मुझे कंबल के पार से सुछिंग्यू की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत साफ नहीं थी, लेकिन उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दोपहर। मैंने उनींदेपन में तकिए से चेहरा रगड़ा और धीरे धीरे आंखें खोली। कल रात की यादें लहरों की तरह वापस आने लगी। मुझे याद आया, मैं सुछिंग्यू के साथ हॉट स्प्रिंग गया था। फिर लगभग सोंग शिन्यू के हाथों अपमानित होने वाला था, लेकिन सुछिंग्यू समय पर पहुंच गई और मुझे होटल ले आई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। अब मैं एक बड़े और मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। मैंने आराम से करवट बदली, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मैं झटके से उठकर बैठ गया और हैरानी से पलकें झपकाने लगा। मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा क्यों है? सुछिंग्यू बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर शांत भाव से बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, जाग गए? भूख लगी है? बेड साइड टेबल पर सोया मिल्क और स्टीम्ड बन रखे हैं। मैं उन्हें बहुत जल्दी खरीद लाई थी, इसलिए शायद अब थोड़े ठंडे हो गए होंगे। मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। फिर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? कल रात आखिर हुआ क्या था? सुछिंग्यू ने मेरे चेहरे पर फैले हुए अविश्वास को देखा। उसने होंठ भींचे और शांत स्वर में कहा, तुम्हें सच में कल रात की कोई बात याद नहीं? मैंने पलकें झपकाईं और शक भरी नजरों से उसे देखा। क्या मैंने कुछ किया था? सुछिंग्यू जैसे पहले से यही उम्मीद कर रही थी। उसने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी, फिर अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में मेरी नशे से भरी आवाज लगातार गूंज रही थी। सुछिंग्यू, क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? थोड़ा पास आओ ना सुछिंग्यू। क्या तुम मत जाओगी? जल्दी से कंबल में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह गर्म कर दी है। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अविश्वास से खुद की तरफ उंगली उठाई। ये मैं था? सुछिंग्यू ने संतोष से सिर हिलाया और भौं हल्की ऊपर उठाई। और कौन? उसने सिर्फ एक छोटा सा अपेक्षाकृत सामान्य हिस्सा सुनाया था, बाकी ज्यादा चौंका देने वाली बातें वह मुझे सुनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। मैं तुरंत ढह गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं नशे में इतना बेखौफ था। मैंने तो सू छिंग्यू के साथ पूरी गुंडों जैसी हरकतें कर दी। मैंने धीमी आवाज में माफी मांगी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नशे में था। मेरे दिमाग में सोचने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो। कुछ पल सोचने के बाद मैंने धीरे से जोड़ दिया, सुछिंग्यू, निश्चिंत रहो, तुम्हारी इज्जत अब भी सुरक्षित है। मैंने आंखें रगड़ी और बेहद ईमानदार चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। मुझे सच में कुछ याद नहीं, लेकिन सच तो यह था, मेरे दिमाग में कुछ धुंधली यादें अब भी बाकी थीं। जैसे मैंने उससे पूछा था, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? थोड़ा सा भी? और सुछिंग्यू ने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप उस सवाल से बच गई थी। या फिर जब मैंने कहा था कि किसी को मेरी जरूरत नहीं, तब सुछिंग्यू ने धीरे से जवाब दिया था, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने वह बात बस धुंधली सी सुनी थी, साफ नहीं। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी कल्पना थी या सच, लेकिन दिल के अंदर अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। सुछिंग्यू खुद को रोक नहीं पाई
और सिर झुकाकर हल्के से हंस दी। अब से सारी बातें मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है कि तुमने सिर्फ एक रात मेरे पास बैठकर बिताई थी। सु छिंग्यू ने गहरी सांस ली। पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने खाली खाली सा सिर हिला दिया। फ्रेश होने के बाद मैंने सोया मिल्क उठाई और धीमी आवाज में पूछा, कल रात मैंने कुछ और ज्यादा शर्मनाक तो नहीं किया था ना? सु छिंग्यू आलस से कुर्सी की पीठ से टिक गई। उसकी आवाज में हल्का अर्थ छिपा था। तुम खुद अंदाजा लगाओ। मैंने तुरंत सिर झुका लिया और चुपचाप सोया मिल्क पीने लगा। अब और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रिसोर्ट होटल से वापस स्कूल के डॉर्म में लौटते समय मेरे चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन स्कूल में पहले से ही नई अफवाहें फैल चुकी थी। सोंग छिंग्यू ने अचानक कॉलेज छोड़ दिया। कारण पता नहीं। सुना है वह विदेश भी चली गई है। काफी समय तक वापस नहीं आएगी। कुछ समय के लिए पूरा स्कूल इस खबर पर बेहद खुश था। कई लोग उसे पहले से ही पसंद नहीं करते थे। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। मेरे बगल में बैठे रूममेट्स की आंखें चमक रही थीं। उनके चेहरों पर गॉसिप सुनने की उत्सुकता साफ थी। वे सच में सु छिंग्यू के साथ मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे। और यी चेंग ने ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए कहा, तो मतलब तुमने स्ट्रांग शराब पी ली, फिर नशे में जाकर सु छिंग्यू से मिन्नतें करने लगे कि वो तुम्हारे साथ रुककर सो जाए? लियू ने तरबूज का एक टुकड़ा खाया और थोड़ा और करीब खिसक आया। तो फिर क्या ये तुम दोनों के साथ सोने जैसा नहीं हुआ? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो बस मेरे पास बैठी थी। लियू गॉसिप करने वाली आंटी की तरह मुस्कुराया। फिर पूरी गंभीरता लेकिन बेबाकी से विश्लेषण करने लगा। गुओ शिंगचेंग, वो लड़की तुम्हें जरूर पसंद करती है। हो सकता है वो कई सालों से चुपके से तुमसे प्यार करती हो। जो लोग अंदर होते हैं वो नहीं समझ पाते, लेकिन देखने वालों को सब साफ दिखता है। ये चेंग और गुच्ची ने भी पागलों की तरह सिर हिलाया। तीनों रणनीतिकार एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार बस हल्के से सिर हिला दिया। सुचिंग्यू चुपके से मुझसे प्यार करती है? ये कैसे संभव है? मुझ में ऐसा क्या है जो कोई मुझे पसंद करे? मैं मेज पर ढह गया। खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार सिर्फ सुचिंग्यू के वो तीन शब्द गूंज रहे थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है,